मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है ये है BEGE 143, जिसमें हम शायरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ब्लॉक 3 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने इंडियन इंग्लिश पोइट्री पढ़नी है और अभी तक हम 2 ब्लॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहले ब्लॉक में हमने ब्रिटिश के बारे में, अमेरिकन जो पोइट्स हैं उनको समझने की कोशिश की, जैसे कि उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने जो उसकी शायरी है, जो उसके ख्यालात हैं, उन पे हमने रोशनी डाली थी। तो आज हम ब्लॉक 3 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जो इंडियन इंग्लिश पोइट्री है इसमें हमें 4 यूनिट इस ब्लॉक में है। पहला यूनिट जो है उसमें हम नसीम इज़ीकियल को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ यूनिट 1 में हमें एक और पोइट को हमें रखा गया है जिसका नाम है यूनिस डिसोजा। उसके बाद हम यूनिट 2 पे नजर डालेंगे जिसमें हमारे पास है A.K. रामानुजन एंड जयंता महापात्रा। तो यूनिट 3 में हमारे पास है अरुण कोलटकर एंड आगा शाहिद अली। और यूनिट 4 में हमारे पास जो पोइट्स रखे गए हैं हमारे सिलेबस में वो है दिलीप चित्र एंड KK दुरुवाला। जहां तक इंडियन इंग्लिश पोइट्री की बात है, पहले हम इस पे थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ी सी नजर डालेंगे। अंग्रेजी में हिंदुस्तानी शायरी पर ब्लॉग का मकसद आपको इन मखसूस रुझानात से आशना करना है जिन्होंने आज़ादी के बाद के दौर में लिखी गई शायरी को तश्कील दिया। इस दौर में हिंदुस्तानी अंग्रेजी शायर का नया उसूल तैयार हुआ और शनाख्त हासिल हुई। तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम इंडियन पोइट्री की बात करते हैं, एक्चुअली इट गेन्ड मोमेंटम आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद इंडियन पोइट्स जो थे, जो पोइट्स शायरी लिख रहे थे, उनको एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए उन्होंने जो अपनी जो शायरी लिखी है उसमें उन्होंने मेन फोकस रखा, यानी कि द थीम ऑफ आइडेंटिटी, या थी जो भी इश्यूज उन्होंने डील किए थे वो आइडेंटिटी का इशू था। और भी उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज पे उन्होंने पोइट्री लिखी है। उस मौजूदा ब्लॉग की अकाया आपको 20वीं सदी की हिंदुस्तानी अंग्रेजी लिखने के रुझानात और बिलखुसूस शायरी के रुझानात से वाकिफ कराएंगे। बहस का आगाज हिंदुस्तानी शायरों को उनके मखसूस वक्त और जगह में सियाक व सबाक के मुताबिक करने से होता है। ब्लॉग में जिन शायरों पर बहस की गई इनमें नसीम इज़ीकियल, यूनिस डिसोजा, जयंता महापात्रा एक शामिल है, यानी कि A.K. रामानुजन, अरुण कोलटकर, आगा शाहिद अली, दिलीप चित्रे। यानी कि ये जो 4 पोइट्स, यानी कि हमारे जो 4 यूनिट्स हैं इसमें हमने डिफरेंट पोइट्स को पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 में हम नसीम इज़ीकियल को पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिस डिसूजा को पढ़ेंगे। उसके जो आने वाले अब यूनिट्स हैं उसमें हम जैसे जयंता महापात्रा है, या इवन के आगा शाहिद अली है, दिलीप चित्रे है, इवन राम अनुजान, ये यानी कि बहुत फेमस पोइट्स हैं। जब हम इंडियन इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं तो हमारा जो ये सीरीज जो है, अब इसमें हम इंडियन इंग्लिश जो पोइट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किन इश्यूज को अपनी शायरी में डाला है उन पे हम नजर दोहराएंगे, उन पे हम बात करेंगे। अच्छा, फिर 20वीं सदी की बुनियादी शायराना आवाजें होने के नाते उन्होंने हिंदुस्तान में शायराना तर्ज अमल को एक अलग शक्ल फराहम की। हम इस ब्लॉक की 4 इकाइयों में इस केनियन की अहम खुसूसियात देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह हर मुसन्निफ ने इसमें एक मखसूस नुक्ता नजर का यानी कि इजाफा किया है। यानी कि जो ये हमारे पास ये ब्लॉक है इसमें हम डिफरेंट पोइट्स को पढ़ेंगे। और ये व्हेन वी रीड अ पोइट्री, आप हमेशा ये देखते हो कि एक जो पोइट होता है, एक जो शायर होता है, वो अपने तरीके से उसके जो इश्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो उनको पोर्ट्रे करता है। जरूरी नहीं है कि हर एक पोइट एक ही इशू के बारे में लिखे। जैसे हम नसीम इज़ीकियल की बात करेंगे, उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को डील किया है अपनी पोइट्री में। अगर आप फिर A.K. रामानुजन को देखेंगे, उन्होंने कुछ इश्यूज ऐसे डील किए हैं अपनी पोइट्री में जो आप शायद नसीम इज़ीकियल की पोइट्री में नहीं पाओगे। या इवन अगर आप आगा शाहिद अली की बात करोगे, उन्होंने कुछ इश्यूज ऐसे डिस्कस किए हैं अपनी पोइट्री में शायद which you won't find in any of the poets which have been prescribed in our syllabus। एक मखसूस हिंदुस्तानी शायराना आवाज पैदा करने के लिए शऊरी तौर पर काम करने वालों में सरफहरिस्त नसीम इज़ीकियल थे। यानी कि अगर हम कहा जाता है कि अगर इंडियन इंग्लिश पोइट्री की बात करेंगे
तो उसमें जो वन ऑफ जो एक यानी कि जो नसीम इजिकल का बहुत बड़ा मयार है हिंदुस्तानी शायरी में। इसके इवन critics or of the opinion that the fame of Indian English poetry chiefly rests on three poets. One among them is Nasim Ezekiel, and the other one, and the other two they believe are Kamala Das and A.K. Ramanujan. इन्होंने साथ यानी कि साथी अदीबों के साथ मिलकर नौजवान शायरों को अंग्रेजी में लिखने की तरगीब दी। यानी कि जो आजकल अगर आप शायरों को देखते हैं या इवन नसीम इजिकल के बाद जो भी पोइट इंडिया में आए, उन्होंने क्योंकि हर एक का कोई यानी कि फॉलो करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इंग्लिश पोइट्री की बात करेंगे, अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे, जॉन मिल्टन की बात करेंगे, इवन जॉन डन की बात करेंगे, इनका इन्फ्लुएंस जो लेटर जो पोइट्स थे, चाहे वो रेस्टोरेशन एज में आए थे या इवन रोमांटिक पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन यानी कि एस टी कोलरिज, पीबी शेली या जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, इन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था एलिजाबेथियन पोइट्री का। क्योंकि एलिजाबेथियन पोइट्री जब आप पढ़ते हो, जब आप शेक्सपियर की पोइट्री पढ़ते हो, स्पेंसर की पोइट्री पढ़ते हो या इवन फिलिप सिडनी की पोइट्री पढ़ते हो, वहां पे आप एक कार्डिनल एलिमेंट देखते हो उनकी शायरी में, वो है इमेजिनेशन पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। उनकी पोइट्री में आप वो दे आर प्लेइंग विद इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, तो वही, और वो क्रिएटिविटी पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। तो वो चीजें आप फिर रोमांटिक पोइट्स में पाते हो। रोमांटिक पोइट्स ने फॉलो किया यानी कि एलिजाबेथियन पोइट्स को। वैसे ही इंडियन जो लेटर पार्ट ऑफ जो पोइट्स हैं, अर्लियर जो पोइट्स थे नसीम इजिकल के बाद जो आने वाले थे, वो उन्होंने कॉपी करना स्टार्ट किया नसीम इजिकल की पोइट्री को या इवन कमला दास की पोइट्री को या इवन ए.के. रामानुजान, या इवन अगर इनकी बात करेंगे, इन्होंने भी फॉलो किया था। जैसे सरोजिनी नायडू पोइट्री लिखा करती थी, तरोदत्त वो उन्होंने भी पोइट्री लिखी है, वो इनसे पहले पोइट्री लिखते थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यह यानी कि किसी को फॉलो करना। यानी कि नसीम इजिकल की जब हम बात करते हैं, जो यंगर पोइट्स थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा नसीम इजिकल की पोइट्री से। यानी कि कुछ बहुत ज्यादा लोगों को नसीम इजिकल ने इंस्पायर भी किया टू बिकम पोइट्स। इन्होंने इन नौजवान शायरों के जराइद शाया किए जिनसे वो इदारा की तौर पर वाबस्ता थे। यानी कि नसीम इजिकल के बहुत सारे लोग ऐसे भी उनके साथ वाबस्ता थे, उनके वो यानी कि रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे। तो उन्होंने फिर जब उनको इंस्पायर किया, तो उसमें उन्होंने खाली उनको इंस्पायर नहीं किया, उनको यानी कि मदद भी की पोइट्री छपाने के लिए, पोइट्री को अच्छे लिखने के लिए, कैसी पोइट्री लिखनी है। इसके साथ साथ इन्होंने शायरी के फन पर बड़े बड़े पैमाने पर लिखा। जब इनकी अपनी नज़मों की बात आती है, तो आपको नसीम इजिकल में मगरिबी अफकार और हिंदुस्तानी हसासियत का एक खुशगवार इम्तियाज मिलेगा। यानी कि when you read Nissim Ezekiel's poetry, doesn't matter which poem you read. For instance, if you read his famous poems like Enterprise, Night of the Scorpion, Background Casually, Poet Lover and Bird Watcher, तो जब आप इन पोइम्स को पढ़ते हो, तो आपको वहां पे एहसास होता है कि जो नसीम इजिकल है, इसको इन्फ्लुएंस किन यानी कि जो वेस्टर्न पोइट्स है, जो यानी कि मगरबी दुनिया में जो शायर थे, उनको पढ़ के इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे कि अभी हम रोमांटिक पोइट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम मॉडर्न एज पे नजर दोहराएंगे, ब्रिटिश पोइट्री पे नजर दोहराएंगे, वहां पे आपको टी.एस. एलियट जैसा पोइट, डब्ल्यू.बी. येट्स जैसा पोइट, उनको भी इन्फ्लुएंस किया था रोमांटिक पोइट्स ने या इवन विक्टोरियन पोइट्स ने। Not only the Victorian and Romantic poets, even they were influenced by metaphysical poets. As in when you are going to read T.S. Eliot's poems, you would always find this metaphysic note of जैसे वो metaphysical poetry के बहुत सारे वो influence देखोगे कि जो T.S. Eliot की शायरी है उस पे, यानी कि जो metaphysical poets हैं, चाहे जॉन डन है, एंड्रयू मार्वेल है, हर्बर्ट है या हेनरी वॉन है, तो इन्होंने मुतासिर किया था। यानी कि इनसे बहुत कुछ सीखा था। किसने? टी.एस. एलियट ने। हमने ये याद रखना है कि टी.एस. एलियट जैसा बंदा शायरी कब लिख रहा था? 20th सेंचुरी में। जॉन डन जैसा पोइट, मेटाफिजिकल पोइट
who was always, who had used conceits, hyperboles. They actually, you will have to remember कि जो metaphysical poets and they were men of learning. तो उनकी शायरी में आप इंटेलेक्चुअलिटी का बहुत ज्यादा रुझान पाते हो। तो वो जो इंटेलेक्चुअल जो ट्रेट उनमें है, यानी कि वो कंसीट्स का इस्तेमाल करना, हाइपरबोले का इस्तेमाल करना, तो टीएस इलियट की पोइट्री में भी आप वो चीजें देखते हो और उनमें वो इल्यूजन देखते हो, आपकी यानी कि इन्फ्लुएंस देखते हो कि उनको इन्फ्लुएंस किया था मेटाफिजिकल पोइट्स ने। वैसे ही जब हम नसीम इज़िकल की बात करते हैं, पढ़ा लिखा पोइट था इसने। इवन ही लेटर इसने तालीम भी हासिल की थी। इवन ही डिड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर। Later on, he even joined the English department in Bombay, where he taught English literature for several decades. तो उसके साथ यानी कि इसके साथ साथ यानी कि ये कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे मगरबी दुनिया से जो शायर आए थे या जिन्होंने शायरी लिखी थी। तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उनका था किसकी, नसीम इज़िकल की पोइट्री में। अब इतना ही नहीं, नसीम इज़िकल हिंदुस्तान में रह रहे थे और यहाँ की सोसाइटी को देख के, यहाँ के जो समाज यहाँ पे है, यहाँ के लोगों की जो यानी कि जो परेशानियां हैं, या इवन जैसे लोग जी रहे थे, इवन सराउंडिंग्स में जितने इवेंट्स होते थे, उनको देख के उन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया था, यानी कि नसीम इज़िकल की शायरी पे। कई तरीकों से इन्होंने आज़ादी के बाद के दौर के जदीद दानिश्वर की नुमाइंदगी की। मंदरजा बला शायरों में हमारे पास एक अहम फेमिनिस्ट शायर यूनिस डिसूजा, यानी कि इसके साथ साथ नसीम इज़िकल के साथ साथ हमारे पास एक और पोइट है जिसको हमने पढ़ना है, जिसका नाम है यूनिस डिसूजा। यूनिस डिसूजा, वी ऑल नो, शी वाज अ फेमिनिस्ट literary critic. She's famous for her poems. Even she wrote a couple of novellas as well. तो जो उसकी दो नॉवेल्स हैं, डेंजर रॉक उसका एक उसकी एक नॉवल है, देव एंड सिमरन उसकी एक और नॉवल है। यूनिस डिसूजा, उसकी पोइट्री में आप मेनली फेमिनिज्म का यानी कि देखते हो। उन्होंने लिखा है कि जो विमेन फॉक है, उनको कैसे मुश्किलात आते हैं अपनी लाइफ को जीने में। यानी कि उसका मानना है कि जो वुमन है, शी faces lots of problems in society, not only in external world, even in her own home। बहुत सारी मुश्किलात से उसको यानी कि गुजरना पड़ता है। तो जो एक औरत है, उसकी जो लाइफ है, वो किन किन मुश्किलात से गुजर रही है। even if she is going through the phase of alienation, trials and tribulations, even she is suffering from anxiety, tensions, यानी कि even at times she becomes a traumatic or an agonized soul। इन सब यानी कि जो women की condition है, जो women की problems हैं, जो women को, जो एक औरत को मुश्किलात आते हैं, चाहे बाहर की दुनिया या even जो उसके घर की जो प्रॉब्लम्स है, उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है यूनिस डिसूजा ने। यूनिस डिसूजा की जब हम बात करते हैं, इसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। विमेन इन डच पेंटिंग इसकी एक मशहूर किताब है, जिसमें ये जो एक बुक है, इसमें बहुत सारे पोइम्स, ये कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं। वेज ऑफ बिलोंगिंग इसकी एक और कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं। 9 इंडियन विमेन पोइट्स, ये भी इसकी एक और बुक है, कलेक्शन ऑफ पोइम्स। लर्न फ्रॉम द आलमंड लीफ और दीज माय वर्ड्स, या ये इसकी पोएम यानी कि कलेक्शन ऑफ पोइम्स हैं। बहुत सारी पोइम्स इन्होंने लिखी हैं, तो फिर यानी कि बुक्स में उन्होंने फिर वो उनको पब्लिश किया है। तो यूनिस डिसूजा की एक और इम्पोर्टेंट पोइम है, मैरिजेस आर मेड। उस पोइम में यूनिस डिसूजा बार बार एक जो ब्राइड होती है या वुड बी ब्राइड होती है, एक्चुअली शी राइट्स इन दैट पर्टिकुलर पोइम कि what sort of problems a would be bride normally face in Indian subcontinent, उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, until she becomes a full bride। यानी कि एक ब्राइड को बनने तक कौन सी दुश्वारियां आती हैं, कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैरिजेस आर मेड इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। डियर लर्नर्स, यू जस्ट रीड दिस पोएम, it's a wonderful piece of when you यानी कि जब आप इस पोइम का मुताला करते हो, you would come to know कि यूनिस डिसूजा ने एक जो
दुल्हन होती हैं या जो तैयारी, वन हु वांट्स वन हु इज इन अ फेज ऑफ बिकमिंग ब्राइड, और जिसको हम वुड बी ब्राइड भी बोलते हैं, यानी कि उसको ब्राइड बनने तक कितनी स्टेजेस, यानी कि कौन कौन सी मुश्किलात उसको आती है, इस पोएम में वो अच्छे से आपके सामने रखती है। जैसे वो इस पोएम में शी स्टार्ट्स दिस पोएम विद दिस लाइन, माय कजिन Elena is to be married, the formalities have been completed, her family history examined for TB and madness। तो ये एक कुछ लाइंस मैंने यूनिस डिसूजा की आपके सामने रखी है। एक्चुअली आई टुक these lines from यूनिस डिसूजा's poem which is entitled as Marriages Are Made। तो इसमें यूनिस डिसूजा अपनी काइजन सिस्टर के बारे में लिख रही है कि उसकी जो काइजन सिस्टर है whose name was Elena, यानी कि Elena is now going to get married। Remember, she's not married yet, she's not a bride yet, she has not become a full bride yet, यानी कि वो इस फेज में है कि वो ब्राइड बनने जा रही है, क्योंकि डिसूजा लिख रही है my cousin Elena is to be married, the formalities have been completed। अब एक्चुअली यूनिस डिसूजा हमें समझा रही है कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज है मैरिज की वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैरिज अभी उस मैरिज को यानी कि अंजाम तक पहुंचाने के लिए जितने भी काम है, अभी मान लीजिए कि इसकी जो कजिन सिस्टर एलिना, अभी वो फुल फ्लेज्ड ब्राइड नहीं बननी है, अभी वो अपने ही घर में है, क्योंकि अभी जो मैरिज प्रपोजल की बात आ रही है उसको मैरिज प्रपोजल भेजा गया है, अब वो सेट हो गया है। इसमें एक्चुअली हमें यूनिस डिसूजा लिख रही है कि मैरिज प्रपोजल यानी कि उसको ग्रीन सिग्नल मिलने तक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यूनिस डिसूजा को, वो इसमें लिख रही है। वो इस पोएम में हमें दिखा रही है कि इसकी जो कजिन सिस्टर है एलिना, जैसे वो लिख रही हैं, जो ग्रूम साइड है, जो दुल्हा के फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, हर फैमिली हिस्ट्री एग्जामिनेड, यानी कि जो ग्रूम साइड है दे हैव एग्जामिनेड द फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलिना। what they have examined where there is any family member suffering from TB, what we call tuberculosis or madness. So Eunice D'Souza is of the opinion, had these family members, just जो दुल्हा के family members है, had they come to know yes there is a patient in Elena's family, the marriage proposal would not have reached what we call towards final stage, कल्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं। तो लेकिन लकीली यूनिस डिसूजा लिख रही है कि ये जो इसकी इन्होंने जो फैमिली हिस्ट्री एग्जामिन की, इन्वेस्टिगेशन की, ये एक्चुअली हर एक सोसाइटी में आप ये देखते हो। ये जरूरी नहीं कि यूनिस डिसूजा इज टॉकिंग अबाउट हर ओन कजिन सिस्टर हु इज नेम्ड एज एलिना। you could witness these things in every, these things are being witnessed in every nook and corner of the world in one or the other way। यानी कि अगर आप in one form or the other form जिसको हम बोलते हैं, यानी कि अगर यूनिस डिसूजा यहाँ पे लिख रही है कि जो दुल्हा के फैमिली मेंबर्स हैं वो यूनिस डिसूजा को चेक करने के लिए उनको पहले मैरिटल स्टेटस जो है उनको दुल्हन बनाने के लिए पहले उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले चेक किया है कि यूनिस यानी कि एलिना के घर में कोई मरीज तो नहीं है, कोई वहां पे पेशेंट ऐसा तो नहीं है हु इज सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो यूनिस डिसूजा का मानना है कि आयरॉनिकली तन्ज के लिहाज से वो लिख रही है कि शायद अगर ये दुल्हा साइड है, लकीली ऐसा कोई फैमिली मेंबर में कोई पेशेंट नहीं था, लेकिन अगर कोई ऐसा होता तो शायद ये मैरिज प्रपोजल था जो ग्रूम्स के साइड आया था वो फिर तरक कर देते इस मैरिज प्रपोजल को वहीं पे। फिर वो इतना ही नहीं, वो लिख रही है फिर लेटर ऑन हर फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट, यानी कि लेटर ऑन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन किस चीज की चल रही है कि एलिना की फैमिली जो है वहां पे कोई पेशेंट तो नहीं है, वहां पे कोई मरीज ऐसा तो नहीं है जो पागलपन का शिकार है, वहां कोई टीबी पेशेंट तो नहीं है, तो वो वहां के उसके साथ जब लगा कि नहीं ऐसा कुछ कोई मामला नहीं है एलिना के घर में, तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर ये देखा कि विदर हर फादर इज कैपेबल ऑफ पेइंग डाउरी, यानी कि विदर हर फादर इज फाइनेंशियली स्टेबल, यानी कि अच्छे घराने से ये है, विदर
एलिना इज कमिंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, वेल ऑफ फैमिली, यानी कि अब दैट इज व्हाट जो डिसूजा है वो लिख रही है, हर फादर डेक्लेरेट सॉल्वेंट, यानी कि जो ग्रूम साइड है उन्होंने अब ये किया है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन, यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है इलिना के घर की वो ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिर गो अहेड दिया है कि ग्रीन सिग्नल दिया कि नहीं ये प्रॉब्लम भी नहीं है। लेटर ऑन शी राइट्स हर आईज एग्जामिनेड फॉर सिगमेंटस, हर टीथ फॉर कैविटीज, फिर उसके बाद चेक किया गया कि एलिना की उसके दांतों को चेक किया गया कि कोई कैविटी तो उसके दांत में नहीं है। उसकी आंख, जो उसकी नजर है, विदर जो एलिना है, इज शी कैपेबल ऑफ सीइंग फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, is she in a position to see objects which are at distance। तो यानी कि फिर यहाँ ये चेक किया गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक लड़की की जो दुल्हन बनने वाली होती है उसकी दास्तान आपके सामने रख रही है। तो एक्चुअली जब जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया था फेमिनिस्ट शायर, यानी कि शी इज यानी कि फेमिनिस्ट पोएट। जब आप यूनिस डिसूजा की पोइट्री का मुताला करोगे वहां पे आपको ये चीज बार बार देखने को मिलेगा कि वो औरतों के बारे में लिख रही है, औरतों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है सोसाइटी में वो उनको उजागर करती है, उनको हमारे सामने वो लाती है। यूनिस डिसूजा जिसमें खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के ड्रामाई मनाजर को दिखाया गया है, वो कमला दास के साथ हिंदुस्तानी अदब में बुनियादी तौर पर एक शायरा के तौर पर नसाई नुक्त नजर के इर्तिका में अहम किरदार अदा करती रही है। अपनी नज़म बिक्वेस्ट में डिसूजा ने पादराना जाल में फंसे नौजवान लड़कियों की हालत को तलाश किया है। वो नसीम इज़िकल के साथ ब्लॉक के पहले यूनिट में तवील बहस करेंगे। यानी कि यूनिस डिसूजा है, यू विल हैव टू रिमेंबर वन मोर पॉइंट about Eunice D'Souza. She comes from a Catholic family, यानी कि she was a Christian। तो उसकी पोएम्स जो है, उसकी जो शायरी है, वहां पे आप नोट ऑफ क्रिश्चियनिटी भी देखते हो। वहां पे क्रिश्चियन जो थीम्स है उसके रिलेटेड कुछ पाते हो। जैसे विकी वेस्ट, उसकी एक पोएम है, उसमें वो लिख रही है कि औरतों को कितनी जो सफर करना पड़ रहा है, यानी कि एक क्रिश्चियन होने के नाते इसको कौन कौन से मुश्किलात अपनी कम्युनिटी में आती है। वैसे ही यहाँ पे एक जैसे नसीम इज़िकल है, उसने भी कुछ पोएम्स लिखी हैं जहाँ पे वो अपने बारे में लिखता है कि उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा बीइंग अ ज्यू, यानी कि वो यहूदी होने के नाते उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। जैसे वो लिख रहे हैं बहुत सारे पोएम्स में। यूनिट 2 में उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले शायर के कामों से वाकिफ होंगे, यानी कि जयंता महापात्रा हमारे एक और शायर जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसने बैक वक्त अंग्रेजी और डेलिवेंट में लिखा, यानी कि वो एक रोमनवी शायर थे और अपनी तख्लीकी परवाज़ों से कारीन को मुतासिर करता था। महापात्रा की नज़्म शायराना खुद पर उसके असरात का इजहार करते हुए बेस्टेन की एक नुमायाती तस्वीर खींचती है। उनकी नज़म यानी कि रेन ऑफ राइट्स जिसको एक मिसाल है। एक रामानुजान का ताल्लुक कर्नाटक से था, वो बिरून मुल्क आबाद हो गए। अगरचे बुनियादी तौर पर शायर थे, रामानुजान एक जबरदस्त नुकात और मुतरजम भी थे। उनकी इल्मी वजीफा ने इन्हें इस वक्त के अजीम मुफक्रीन के साथ खड़ा कर दिया। ये तर्जुमा के मैदान में उनकी शिरकत की वजह से था। रामानुजान ने मुख्तसर गज़लें और तवील नज़में दोनों लिखी। इनकी नज़म की मौत पर तख्लीकी मशक़ की बारीकी और कोशिश में शायरी के किरदार पर बहस करती है। यानी कि उसकी एक पोएम है ऑन द डेथ ऑफ अ पोएम, ये एक उसकी इम्पोर्टेंट पोएम मानी जाती है। लेकिन रामानुजान जो है ये कर्नाटक से ताल्लुक रखते थे, और फिर ये बाहर की दुनिया बैरून चले गए थे, फिर उन्होंने अपने आप को सेटल वही किया, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट चले गए थे। फिर उन्होंने वहीं से फिर इन्होंने पोइट्री का आगाज किया, फिर इन्होंने पोइमें भी लिखी, ये क्रिटिक भी का काम करते हैं। जैसे मैं भी आपके साथ बात कर रहा था कि जो रामानुजान, नसीम इज़िकल और जैसे कि कमला दास हैं, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पोइट्स है अंग्रेजी इंडियन इंग्लिश पोइट्री के। जो हम ब्लॉक 3 की तरफ फिर देख, ब्लॉक 3 में जो हम यूनिट
उसके बाद यूनिट आने वाला है उसमें हम अरुण कोलटकर और आगा शाहिद अली की नज़्मों का जायजा लेंगे। आगा शाहिद अली के ही वाज वो कश्मीरी एक पोएट था, लेकिन वो लिखते अंग्रेजी लैंग्वेज में थे। और उसके अरुण कोलटकर उसकी जो पोइम्स हैं उनको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये यूनिट हिंदुस्तानी अंग्रेजी शायरी के बदलते हुए नमूने पर बहस के साथ शुरू करेगा और आपको 20वीं सदी के निस्फ आखिर के दो अहम मुसन्निफ के साथ मतनवा सियासत के साथ राब्ते में लाएगा। कोलटकर हिंदुस्तानी सकाफत की हकीकत में मजबूती से जुड़े हुए हैं, जबकि शाहिद अली आलमी तनाजुर के साथ हिंदुस्तानी नजदार अमरीकी शायर है। तो जब हम नसीम इज़िकल की बात करते हैं, एक्चुअली आपको ये याद रखना है कि नसीम इज़िकल जो है ये इसका जो जन्म हुआ था वो 1924 में इसका जन्म हुआ था, 16 दिसंबर 1924। तो इसकी जो वफात हुई थी 9 जनवरी 2004 को। एक्चुअली ही वाज एन इंडियन ज्यूइश पोएट, यानी कि एक इंडियन ज्यूइश, यानी कि ये ज्यूइश कम्युनिटी से थे। यानी कि वी ऑल नो इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। इट्स अ डाइवर्स सोसाइटी, इट्स अ डाइवर्स कंट्री, पीपल फ्रॉम ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। चाहे आप हिंदुओं की बात करोगे, मुसलमानों की बात करोगे, ईसाइयों की बात करोगे, जूस की बात करोगे, बुद्धिस्ट्स की बात करोगे, सभी इंडिया में रह रहे हैं। तो उन ज्यूइश में से एक पोइट है नसीम इज़िकल। ये पोइट्री के साथ साथ एक एक्टर का भी काम करते थे। इन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं, ये एडिटर का काम भी करते थे, एक क्रिटिक भी थे। इसका माना जाता है कि ही वाज द फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। पोस्ट कॉलोनियल की जब हम बात करते हैं, एक्चुअली ये वही दौर है पोस्ट कॉलोनियल की। जब हम डेफिनेशन देखते हैं, पोस्ट कॉलोनियल का मतलब होता है वो दौर जो कॉलोनियलिज्म के बाद स्टार्ट हो गया था। कॉलोनियलिज्म जैसे आप जान रहे हो कि जैसे ब्रिटिश जो थे, ब्रिटेन जो था वो रूल कर रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे 1947 तक। जैसे उन्होंने खाली यहाँ पे रूल नहीं किया, वो बाकी वो अमेरिका पे भी उन्होंने रूल किया, ऑस्ट्रेलिया पे भी। इवन जब 18th और 19th और 20th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल कर रहा था, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड उनके कब्जे में था। तो उस प्रोसेस को हम कॉलोनियलिज्म का दौर मानते हैं, उस प्रोसेस को हम कॉलोनियलिज्म से जानते हैं, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे यानी कि रूल कर रही थी। दे वर हैविंग इम्पेरियलिस्टिक यानी कि एम्स, वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते, और जो उनकी अपनी खुद की जिंदगी है वो यानी कि उनकी खुद की लैंग्वेज, उनका जो खुद का कल्चर है वो आप टोसना चाहते हैं दूसरे मुल्कों पे। तो वैसे ही अब जो हम यानी कि बात किसको करते हैं, इसी जब हम नसीम इज़िकल की बात करते हैं, एक्चुअली जब इसका बर्थ हुआ था, ये एक्चुअली 1924 की बात है, जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे इंडिया पे। तब छोटे थे ऑब्वियसली, जब ये बड़े हो गए तो फिर इसने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो उनका रूल जो था यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए थे जो एक्चुअली विच वर अनइथिकल। तो एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल यानी कि वो दौर जो कॉलोनियलिज्म के बाद स्टार्ट हो गया था। तो जब हम नसीम इज़िकल की पोइट्री का मुताला करते हैं, इसने बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं। इसकी मेजर जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है वो 7 पोइट कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं। जैसे कि अ टाइम ऑफ चेंज, इसकी एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। 60 पोएम्स इसकी एक और कलेक्शन है। द थर्ड इसकी एक और पोइट्री कलेक्शन है। द अनफिनिश्ड मैन इसका एक और कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। द एग्जैक्ट नेम एक और कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। उसके साथ साथ हिम्स इन डार्कनेस और लेटर डे साम्स, यानी कि ये 7 बुक्स जो हैं इनमें आपको थाउजेंड्स ऑफ पोइम्स मिलेंगे, बहुत सारे पोइम्स मिलेंगे। यानी कि नसीम इज़िकल is an established poet. He wrote poetry, day in and day out. He actually he realized it. Poetry was actually his, it was in his blood. He was a deeply passionate poet. उस अब इन्होंने 7 बुक्स जो लिखी हैं
उन बुक्स पे, यानी कि वो 7 कलेक्शन ऑफ पोइट्री जो है वो उसमें आपको मिलेंगी बहुत सारी पोइम। जैसे हम अभी एग्जैक्ट नेम की बात कर रहे थे, हिम्स इन डार्कनेस की बात कर रहे थे। तो जब आप नसीम इज़िकल की पोइट्री का मुताला करते हो, जब आप देखते हो, तो फिर भारतीय सरकार ने इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा था 1983 में। एक्चुअली जो अभी हम बात कर रहे थे लेटर डे साम्स, इट इज हिज 7th कलेक्शन ऑफ पोइट्री, लेटर डे साम्स। इसको इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है 1983 में। एक्चुअली जब हम नसीम इज़िकल की बात करते हैं, इसने बहुत सारे थीम्स के बारे में लिखा है। जब आप इसकी पोइट्री का मुताला करते हो, शायरी का मुताला करते हो, इसकी एक पोइम है एंटरप्राइज। एक्चुअली इसकी एक जो ये पोइम है एंटरप्राइज, इसमें वो हमें दिखाते हैं कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग पोएट हिमसेल्फ, दे सेट आउट ऑन पिलग्रिमेज। ये वैसे ही पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं जैसे कि जॉफ्री चौसर की कैंटरबरी ऑफ टेल्स, यानी कि जॉफ्री चौसर इज बीइंग कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उसकी एक बहुत फेमस मशहूर पोएम है कैंटरबरी टेल्स। उसमें वो दिखाता है, उसमें वो एक्चुअली कुछ पिलग्रिमेज पे जाता है, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके साथ होते हैं। कोई पादरी होता है, कोई डॉक्टर होता है, एक औरत भी उनके साथ उस ग्रुप में होती है। तो ये एक्चुअली एक श्राइन में जाते हैं, बिकॉज वी नो जब हम जोफ्री चौसर की बात करते हैं, ही वाज अ क्रिश्चियन, तो वो एक्चुअली एक पिलग्रिमेज पे जाते हैं, यानी कि उनकी जो एक मुकद्दस उनके लिए वो एक जगह थी है, उस श्राइन पे वो जाने के लिए जा रहे हैं। तो उस श्राइन तक पहुंचने के लिए जितने भी वो लोग थे, एक्चुअली बहुत सारे डाइवर्स फील्ड से वो लोग आए थे। तो फिर वो उस श्राइन की तरफ जो ही जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वहां पे उसका अच्छे से गौर फिक्र करेंगे, तो जोफ्री चौसर ने फिर उन जो वहां तक वो पहुंचे, जो भी लोग बातें कर रहे थे, अपनी कहानियां सुना रहे थे, क्योंकि सफर दूर था, जाना वहां तक था। तो एक बंदा एक कहानी बोल रहा था, दूसरा बंदा दूसरी कहानी बोल रहा था। तो जोफ्री चौसर उनको यानी कैच कर रहा था, उनको उनकी स्टोरीज को फिर उन्होंने किस फॉर्म में लाया, पोएम के फॉर्म में लाया आपके सामने, कैंटरबरी टेल्स। तो वैसे ही एंटरप्राइज उसी सेंस में, एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट कि द वे जोफ्री चौसर रोट कैंटरबरी टेल्स, बट थोड़ा सा उसकी तरफ आपको वो इल्यूजन मिलता है कि वैसा ही जो थीम है, वैसे ही जो जैसे वो पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, वैसे ही नसीम इज़िकल ने एक पोएम को लिखा है, एंटरप्राइज का नाम दिया है। उस पोएम में वो दिखाता है हमें कि जैसे लोग पिलग्रिमेज की तरफ जा रहे हैं, एक सेक्रेट जर्नी इसको वो बोलते हैं। तो फिर वो लास्ट में जब इस पोएम का आपको आप अच्छे तरीके से देखते हो, तो वहां पे आपको लगता है कि ये लोग जो ये सेक्रेट जर्नी की तरफ गए थे, तो ये थके हुए हैं, दे आर एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, दे फील दे हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। दे यानी कि जो उनका यानी कि उनको लगता है कि देर जो उनका एम था उसको उन्होंने अच्छे से हासिल नहीं किया, यानी कि उनको लग रहा है कि लाइफ इज मीनिंगलेस। यानी कि फिर वो दैट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वहां पे फिर इसी पोएम में एक इम्पोर्टेंट लाइन जो बार बार क्रिटिक्स, पोइट्स, इवन पॉलिटिशियंस या इवन ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कॉमन मैसेज भी इस लाइन को दोहराते हैं। कि जब अगर इस लाइन को नहीं दोहराते, लेकिन थॉट यही होता है कि जैसे नसीम इज़िकल एंटरप्राइज में लिखते हैं, होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। तो एक्चुअली इस पोएम में आपको, इस पोएम के साथ साथ नसीम इज़िकल की एक और अच्छी इंपॉर्टेंट पोएम है लिखी है उन्होंने, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये बहुत अच्छी पोएम है। इस पोएम में आपको इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, बिकॉज इन दिस पोएम नसीम इज़िकल टॉक्स अबाउट हर मदर हु वाज बिटन बाय अ स्कॉर्पियन, बिच्छू जिसको हम बोलते हैं। एक्चुअली इस पोएम में आपको नसीम इज़िकल, जैसे हम बोल रहे हैं कि अपनी फैमिली के बारे में लिख रहे हैं, कि एक दिन बड़ी बरसात होती है, रात का टाइम होता है, तो बिच्छू जो अब एक्चुअली इट्स रेनिंग आउटसाइड हेवीली। नाउ दिस स्कॉर्पियन एक्चुअली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, तो वो घर में घुस गया, नसीम इज़िकल के घर में घुस गया। एंड लेटर ऑन इट गेव इट जैसे कि ये दूही ये दाखिल हो गया था घर में। नसीम इज़िकल्स मदर वाज बिटन बाय दिस स्कॉर्पियन। तो फिर क्या इस पोएम में आपको दिखाता है कि इस पोएम में फिर दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, यानी कि वही कन्फ्लिक्ट बिटवीन, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे वो ऑब्जेक्टिविटी है, रैशनलिज्म है, एंड रैशनलिज्म एंड इरैशनलिज्म, यानी कि जो निस्सिम इज़ेकल दिखाता है कि इसको जो फादर है, अब ऑब्वियसली निस्सिम इज़ेकल की जो मदर है इसको बाइट किया गया है, किसने? स्कॉर्पियन ने। तो जो ही ये मैसेज सराउंडिंग में पहुंचती है, तो जो इर्द गिर्द जो इसके नेबर्स थे, जो लोग वहां रह रहे थे, जब उन्होंने सुना कि निस्सिम इज़ेकल की मदर को बाइट किया गया है, बिकॉज वी नो इट्स अ पॉइजनस बाइट, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो लोग ये जमा होते हैं वहां पे, ये कुछ लोग ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, वो मिथ्स पे बिलीव करते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि शायद अगर इसको बाइट किया गया है तो एक्चुअली इसने कभी गुनाह किया गया हो, इसने कभी गुनाह किया होगा, तो अब उसी का इसको ये मिल रहा है, यानी कि सॉर्ट ऑफ वो ट्रेडिशनल माइंड सेटअप जिसको बोलते हैं, people who were very naive, यानी कि who were believing in myths and superstitions. लेकिन जो निस्सिम इज़ेकल का फादर था, he was a staunch believer of what you call rationalism. He was a rationalist, pragmatist. He believed every time what we call in objectivity, experimentation. तो उन्होंने फिर कुछ हर्ब्स लाई, पैराफिन भी डाला कि इससे निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि निस्सिम इज़ेकल का फादर दिखा रहा है कि मेरा जो बाप है वो वही बिलीव करता है साइंस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे, यानी कि उसका मानना था कि ओनली साइंस कैन क्योर दिस द बाइट ऑफ दिस स्कॉर्पियन. And on the other hand, Nissim Ezekiel had portrayed the sentiments of villagers, the people who have reached the house of Nissim Ezekiel. They are irrational, irrational in a sense कि they believe कि इसने, the thing is कि जो Nissim Ezekiel's mother है, she might have done a sin, a horrible sin. It's for that कि अब उसका जो उसकी जो गलती है, अब उसी से इसने बाइट किया है, तो अब ऑब्वियसली जो ये जितनी देर तक इस दर्द में वो रहेगी, उतनी देर तक उसके जो उसने गुनाह किए थे, पाप किए थे, अब उसको उससे निजात मिलेगी. तो यानी कि इट्स अ वंडरफुल पॉइंट, यू शुड रीड इट डियर लर्नर्स. यू वुड सी conflict between science and religion, या इवन conflict between जैसे वो एक बंदा ट्रेडिशनल यानी कि मिथ्स पे बिलीव करता है, और एक बंदा जो साइंटिफिक अप्रोच रखता है. तो अल्टीमेटली उसके बाद आफ्टर 20 hours or so, Nissim Ezekiel's mother is healed, the wound is healed now, she feels well. और उसके बाद she thanks God, because उसमें फिर आपको पता चलता है कि निस्सिम इज़ेकियल की जो मदर है, she was a religious minded person. फिर वो later on she thanks God कि जो ये स्कॉर्पियन है उसने बाइट किसको किया, निस्सिम इज़ेकियल की मदर को. शी थैंक्स गॉड कि इस जो ये स्कॉर्पियन है इसने इसके बच्चों को बाइट नहीं किया, इंक्लूडिंग निस्सिम इज़ेकियल. तो यानी कि कहने का मतलब है कि निस्सिम इज़ेकियल में आप डाइवर्स थीम्स देख रहे हो. हम अभी भी यही बात कर रहे हैं, जब आप किसी शायर को पढ़ रहे हो, उसका डिफरेंट नजरिया होता है, वो डिफरेंट चीजों को देखता है, और फिर वो डिफरेंट तरीके से एनालाइज करता है चीजों को, फिर अपनी ओपिनियन देता है, आपके सामने वो ओपिनियन रखता है. बैकग्राउंड कैजुअली इसकी एक और पोएम है, ये भी सॉर्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो निस्सिम इज़ेकियल है कि actually it is this poem, background casually in, it's a poem in which Nissim Ezekiel depicts he actually उसकी जो condition थी वो financially well off नहीं थी. It is in this very poem he highlights being a Jew. He was actually humiliated when he was going when he was a child, when he was जैसे वो स्कूल जाया करते थे, he was humiliated by even Muslims, Hindus and even Christians. वो उनको यानी कि वो ह्यूमिलेट कर रहे थे इसको, बिकॉज ये पोएम जो है बैकग्राउंड कैजुअली इसमें निस्सिम इज़ेकियल हमें दिखा रहे हैं कि ये एक जू कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है. जिस स्कूल में ये तालीम हासिल कर रहे थे वहां पे बहुत सारे मजहब से बच्चे ताल्लुक रखते थे, लेकिन ये he was a lonely Jew studying in that particular school.
तो उससे फिर वो उसको टॉन्ट किया करते थे, टीज किया करते थे। तो इस पोएम में अगर आप देखना ये आप पढ़ोगे कि Nassim Ezekiel being a Jew, actually he too became a traumatized soul when he was when he was a child, when he was studying in a school, जैसे वो बच्चे थे। तो इसकी जो यानी कि उसके बाद इसने क्रिटिक का भी काम किया है। इस जैसे हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, इसने पढ़ाई भी हासिल की, पढ़ाई के साथ साथ फिर इन्होंने यानी कि टीचिंग का प्रोफेशन का भी काम किया है। यानी कि अब उसकी जो पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यानी कि नसीम इज़ेकल का इतना दबदबा है, यानी कि इतने फेमस हो चुके हैं। मोर पर्टिकुलर दिस पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो हम अभी बात कर रहे थे। इन दिस पोएम नसीम इज़ेकल एक्चुअली डिपिक्ट्स हाउ स्कॉर्पियन actually tried to bite his mother, and later on उसको किस पेन में थी। Obviously when if there is this scorpion, it's going to bite someone, obviously there would be pain, वो limitless endless pain जिसको हम बोलते हैं। तो अब इतनी फेमस ये पोएम हो चुकी है, ये इट्स नॉट ओनली प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। जब आप बाहर की दुनिया में देखते हो, वहां पे भी इसको, अमेरिका में चाहे देख लो, या इवन श्रीलंका, या इवन किसी और मुल्क में भी आप देखोगे, वहां पे भी इन पोएम्स को, नसीम इज़ेकल की पोइट्री को यानी कि प्रिस्क्राइब किया जाता है सिलेबस में। तो इट्स यानी कि यहाँ से आपको यानी कि आप यू कुड सेंस, यू कुड रियलाइज व्हाट सॉर्ट ऑफ कैलिबर, यानी कि जो नसीम इज़ेकल है उसका कौन कितना रुतबा है, कौन सा मयार वो हिंदुस्तानी शायरी में रखते हैं। Because his poems are now being prescribed in different colleges and universities across the world. तो नसीम इज़ेकल का जब हम इसकी पोइट्री का मुताला करते हैं, इसकी प्लेस का मुताला करते हैं, तो मोर पर्टिकुलरली हिज पोइट्री, इट्स फॉर हिज पोएम्स ही इज बीइंग कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। यानी कि जो अंग्रेजी इंडियन इंग्लिश पोइट्री है, इसको भी कहा भी जाता है कि ये इसके बाप है। तो एक्चुअली इसको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा था इंडियन गवर्नमेंट ने 1988 में, और साहित्य अकेडमी कल्चरल अवार्ड भी इसको मिला था। जब हम इसकी पोएम का मुताला करते हैं, इसकी एक और पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। एक्चुअली इट्स अ वंडरफुल पोएम। यहाँ पे आपको अम्यूजमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको यानी कि यू वुड फील सॉर्ट ऑफ एन अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट। You could at times laugh inwardly when you are going to read this poem. Actually ये मिस पुष्पा के बारे में ये पोएम है। इस मिस पुष्पा के बारे में हमें एक इसका जो नरेटर होता है वो हमें एक्चुअली दिखाता है कि ये मिस पुष्पा है, इसके कुछ बड़े आइडियाज थे, एम्स थे। अब ये बाहर की दुनिया में जाना चाहती है, ये एक्चुअली हायर स्टडीज के लिए अब बाहर जाना चाहती है, ये आला तालीम हासिल करने के लिए अब अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाना चाहती है। तो अब उस बाहर जाने के लिए अब जो इसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, इससे पहले कि वो बाहर जाए, अब वो एक्चुअली एक पार्टी का इनेकाद करते हैं, पार्टी का वो बंदोबस्त करते हैं, और वो फिर उस पे बुलाते हैं अपने जो उनके रिश्तेदार होते हैं, अहल खाना होते हैं, इनके जो रिलेटिव्स होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, और जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं। दे इनवाइट ऑल दीज पीपल बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर देम, इट्स अ यानी कि चेयरफुल मोमेंट फॉर देम एक्चुअली, बिकॉज देयर डॉटर इज नाउ गोइंग बाहर की दुनिया में जा रही है, अमेरिका जा रही है, फॉर व्हाट, फॉर हायर स्टडीज। तो अब उसी की खुशी में पार्टी दी जा रही है, अब लोगों को बुलाया जा रहा है। एक्चुअली इट इज फ्रॉम द नरेटर वी कम टू नो मिस पुष्पा टीएस इज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। इट इज द नरेटर हु इज कन्विंसिंग अस दैट people are now coming, they have joined this party। तो इस पार्टी में फिर एक जो ये नरेटर होता है, ये इस फिर मिस पुष्पा के बारे में बोलते हैं कि मिस पुष्पा कौन सा कैरेक्टर रखती है, इसका मिजाज कैसा है। जैसे इस पोएम में वो लिखते हैं वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोर्न वेज। यानी कि अब जैसे हम इसको जब पार्टी दे रहे हैं, ऑब्वियसली अब जो भी लोग इसको आएंगे, पार्टी में आएंगे, अब मिस पुष्पा से मिलेंगे, उनको दुआएं देंगे
कि आपकी जिंदगी अच्छे से वहां गुजरे, आप अपनी पढ़ाई में कामयाब हासिल हासिल करें। ये वैसी बात है कि जैसे आपके रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स बाहर जाते हैं, किसी और स्टेट में पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर आपके आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स आते हैं, या कोई ऐसी एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, कोई एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए कहीं बाहर की दुनिया में जा रहा है या किसी इंडियन स्टेट में जा रहा है, तो फिर उनके घर वाले आते हैं, उनको वेल विशेस देने के लिए आते हैं, उनको गले लगते हैं, उनको दुआएं देते हैं वो लोग। तो वैसे ही मिस पुष्पा की जो सेरेमनी है, इसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो अब फिर जो लेटर ऑन हमें नरेटर से पता चलता है कि जो ये पुष्पा है, एक्चुअली शी इज स्वीट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। तो एक्चुअली जब हम इस कैरेक्टर को बड़े अच्छे से देखते हैं, इसको एक्चुअली फिर जो ये नरेटर होता है, ये हमें बोलता है कि शी कम्स फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली। यानी कि जो मिस पुष्पा है, ऑब्वियसली अगर बाहर की दुनिया में अब जा रही है, शी नाउ इज सेट टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। देयर इज दिस ट्रेट के जो ये है कि ये ऑब्वियसली शी मस्ट हैव बीन कमिंग फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, फैमिली व्हिच इज फाइनेंशियली स्टेबल। तो फिर वो बोल रही है, ये जो नरेटर है, फिर लेटर ऑन बोलता है कि इसको जो फादर था एक्चुअली एक डिप्लोमेट थे, कहाँ पे, बुलसर और सूरत में वो डिप्लोमेट थे। यहाँ पे वो एम्बिग्यूटी दिखाता है कि ही एक्चुअली यहाँ पे बुलसर और सूरत में वो कहाँ पे डिप्लोमेट थे। तो फिर एक्चुअली फिर अपने बारे में वो बोलता है कि हाँ, इसने भी स्टे किया था सूरत में कभी अपने, क्योंकि स्टे ऐसी बात है, कोई माइक, ये जो नरेटर है, ये जो वहां पे लोग आए हैं इस महफिल में, अब वो उसी के साथ साथ वो बोल रहा है कि इसके जो पापा है वो बड़े अच्छे फैमिली, यानी कि मिस पुष्पा जो है ये बड़े अच्छे फैमिली से ताल्लुक रखती है। इसके जो पापा है वो एक डिप्लोमेट रह चुके हैं। मिस पुष्पा जो है ये एक्चुअली शी इज अ गुड कैरेक्टर, यानी कि शी इज सॉफ्ट हार्टेड गर्ल। वो ऐसे ही इन चीजों के बारे में हमें वो फिर यानी कि बोलता है कि ये चीजें हैं जो आप, यानी कि शी इज अ गुड स्पिरिटेड वुमन। यानी कि इस यानी कि वो यानी कि मिस पुष्पा एक ऐसी कैरेक्टर है जो उसके होंठ हमेशा, आप अगर आप देखोगे उसकी जो फेस है वहां पे आप मुस्कुराहट हमेशा देखोगे। तो यानी कि ही इज ऑल व्हाट वी कॉल इज प्रेजिंग मिस पुष्पा थ्रू एंड थ्रू। यानी कि इस पोएम का जब आप मुताला करते हो, एक्चुअली दिस इज अ पोएम इन व्हिच Nissim Ezekiel is talking about the girl whose name is Miss Pushpa. She is now ready to go abroad for higher studies. फिर this narrator tells us Miss Pushpa जो है ये एक्चुअली एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। इसके जो फादर थे यानी कि वो डिप्लोमेट रह चुके थे। और जो मिस पुष्पा है ये हमेशा, इसको जब भी नरेटर के हिसाब से उसका मानना है कि इन्होंने खुशी की लाइफ जिंदगी गुजारी है, ये एक गुड स्पिरिट में हमेशा इसको देखा है। यानी कि इसने कभी किसी बंदे को ना भी नहीं कहा होगा, अगर इसे कहा हो कि ये काम कर लो, वो हमेशा हाँ करती थी। that's what narrator tells us. Whatever I or anybody is asking, she's always saying yes. For instance, if you are going to say Miss Pushpa do this thing, she would never say no. तो ये जो ये पोएम है, ये मिस पुष्पा के कैरेक्टर के बारे में ये पोएम है। तो जो ही हम फिर यूनिस डिसूजा की पोएम पे देखते हैं, इसका मुताला करते हैं, जो बी की वेस्ट है, एक्चुअली इस पोएम में जो यूनिस डिसूजा है उसमें वो लिख रही है एक्चुअली एक ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट को आपके सामने रख रही है। क्योंकि हम पहले ही एट द वेरी आउटसेट ऑफ दिस lecture, I apprise you कि जो यूनिस डिसूजा है, she is writing about women who are who are oppressed, not only in external world, even in their own homes. तो एक्चुअली इसकी ये बी की वेस्ट है, इसमें आपको क्रिश्चियनिटी का थीम मिलता है। यूनिस डिसूजा वाज अ क्रिश्चियन हरसेल्फ। उसकी एक और पोएम है कैथोलिक मदर, इसमें भी आपको कैथोलिसिज्म सेक्ट से बिलोंग करती थी। तो एक्चुअली जब आप इस पोएम का मुताला करते हो, तो इस पोएम में आप जब भी इवन नॉट ओनली दिस पोएम, जब भी आप यूनिस डिसूजा की पोएम्स का मुताला करते हो,
she had tried to portray women, female characters who are, determined, who are, resilient, who possess this temperament, who at times who rebel, यानी कि they are women who believe in action, यानी कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट पे बिलीव करती हैं, दे बिलीव इन एक्शन रादर देन दिस फेट। तो वैसे ही इस पोएम में बी की विस्ट में एक्चुअली एक यूनिस डिसूजा जो एक्चुअली हमारे सामने जो वो इशू रख रही है, वो ये रख रही है कि जो एक औरत है एक्चुअली पहले वो लिख रही है कि क्रिश्चियनिटी के बारे में, पहले वो जीसस क्राइस्ट के बारे में इस पोएम में हमें वो लिख रही है, यानी कि वो लिख रही है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी इंसानियत के नाते। तो उस वैसे ही एक औरत कुर्बानी देती है अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो उसको फिर लेकिन उन इन चीजों के बावजूद उसके लिए एक ऑपरेसिव एनवायरनमेंट मिलता है उसके घर में, यानी कि शी इज नेवर अलाउड टू ब्रीथ फ्रीली, शी इज नेवर allowed to feel she is an autonomous character। यानी कि फिर वही थीम्स आपको इस बी क्वेस्ट पोएम में भी देखने को मिलेंगे। तो जो ये हम फिर ए के अनुजान की तरफ नजर डालते हैं, एक्चुअली he was a prolific writer and scholar of South Asian literature and culture। इसको भी जब ए के अनुजान की बात करते हैं, इसके जो इसने भी बहुत सारे पोएम्स लिखी है। तो जब हम इस में इसका देहांत हुआ था, इसको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसकी 4 वॉल्यूम्स में आपको पोइम्स मिलेगी, यानी कि 4 वॉल्यूम्स ऑफ हिज पोइम्स इन इंग्लिश दैट वर पब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम इंक्लूड, यानी कि जब ये जिंदा थे तब इसकी 4 कलेक्शन ऑफ पोइम्स पब्लिश हुई थी। एक का नाम था द स्ट्राइडर्स, दूसरे का नाम जो 1966 में पब्लिश हुई थी, रिलेशंस 1971 में पब्लिश हुई थी, सिलेक्टेड पोएम्स 1976 में पब्लिश हुई थी, और सेकंड साइट 1986 में ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद जब इसका देहांत हो गया तो उसके बाद भी एक इसकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स आपके सामने यानी कि पब्लिश हुई थी, उसका नाम है कलेक्टेड पोएम्स। इसको पब्लिश किया गया था 1995 में। एक्चुअली राम अनुजान है जो है एक्चुअली ये इन्होंने ट्रांसलेट भी बहुत सारे वर्क्स की है, चाहे तमिल, ही इज अ पॉलीगॉट, ही वाज अ पॉलीगॉट, यानी कि ही न्यू नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, ही न्यू द लैंग्वेज ऑफ तमिल, कन्नड़ा, इवन एक्चुअली इंग्लिश, उसके साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज पे भी इसका यानी कि उसको जानते थे, बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज। तो जब हम एक्चुअली इसके जब ये खाली एक पोइट नहीं थी, ये खाली शायरी नहीं लिखते थे, दो ये पोइट बहुत बड़े अच्छे मयार के पोइट माने जाते हैं जब हम हिंदुस्तानी शायरी का मुताला करते हैं, लेकिन शायरी के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं, इन्होंने ट्रांसलेट भी बहुत सारी वर्क्स की है, तमिल लैंग्वेज से इन्होंने फिर इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट किया है, कन्नड़ लैंग्वेज से इन्होंने ट्रांसलेट किया था वर्क उसको इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये इन्होंने ड्रामास भी बहुत सारे लिखे हैं। तो लेकिन जब हम इसकी पोएम्स का मुताला करते हैं, इसने बहुत सारी पोएम्स लिखी है। एक इसकी वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम्स इज लुकिंग फॉर अ काइजन ऑन अ स्विंग। इस पोएम में यानी कि ये जो ये पोएम है इसमें एक्चुअली निसिम इजिकल जो है ये अब एक कैरेक्टर को क्रिएट करता है, वो जो कैरेक्टर होती है वो एक औरत होती है, तो वो औरत फिर लुकिंग फॉर अ काइजन ऑन अ स्विंग। तो ये जो ये औरत होती है ये आजकल या बड़ी हो चुकी है, तो फिर ये यानी कि एक मेमोरी के हिसाब से ये फिर रिकॉल करती है कि जब ये छोटी बच्ची थी तब ये खेला करती थी अपने कजिन्स के साथ। तो ये अब चाह रही है कि वो मोमेंट्स उन मोमेंट्स को याद कर रही है। शी नाउ यर्न्स कि वो मोमेंट्स फिर से ये दोहराए, जैसे ये कजिन सिस्टर्स के साथ खेल रही थी या कजिन ब्रदर के साथ खेल रही थी। राम अनुजान की एक और पोएम है रिवर।
इस पोइम में वो लिखते हैं मदुराई, एक्चुअली एक सिटी है, तो वो उस इट्स अ सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड रिवर्स। तो इस पोइम का जब आप मुताला करते हो आपको मदुराई के बारे में जो आसपास की वहाँ पे लाइफ है उसके बारे में आपको लिख रहे हैं। उसकी एक और पोइम है ओबिचुअरी। ये जो है ओबिचुअरी, इसमें एक्चुअली राम अनुजान अपने फादर के बारे में, उसकी जो डेथ होती है उसके बारे में लिखते हैं। लव पोइम फॉर अ वाइफ, यानी कि एक और पोइम इसने लिखी है लव पोइम फॉर अ वाइफ। अपने जो उसकी वाइफ होती है, जो नरेटर होता है, अपनी वाइफ के साथ वो कितना प्यार करता है, कितना मोहब्बत वो उसके इसके अपने दिल में रखता है अपनी वाइफ का, या इवन वाइफ कितनी प्यार इससे करती है, ये आपको इस पोइम में मिलेगा देखने को। ऑफ मदर्स एमंग अदर थिंग्स, ये एक और इम्पोर्टेंट पोइम है ए के रामानुजान की। इस पोइम में एक्चुअली अपने मदर के बारे में रामानुजान लिखते हैं कि जब उसकी मदर जो होती है, एक्चुअली पहले वो लिखते हैं कि इसकी जो मदर है पहले वो अच्छी फिजिक रखा करती थी, पर फिजिकली यानी कि फिजिकली वो साउंड थी, यानी कि अब अच्छे कपड़े पहना करती थी, लेकिन अब नाउ शी हैड रीच्ड अ स्टेज, शी इज नाउ ग्रोन ओल्ड। अब उसका जो उतना फिजिक नहीं रहा है जितना वो पहले रखा करती थी। अब एक्चुअली यानी कि यहाँ से वो, यहाँ इस पोइम में हमें वो दिखा रहे हैं कि जो इसकी मदर है, यानी कि ट्रांजिशन, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना, यानी कि जैसे पहले वो इस पोइम में हमें दिखा रहे हैं कि इसकी जो मम्मी है पहले वो यंग थी, ब्यूटीफुल थी, बड़े अच्छे लिबास पहना करती थी। शी वॉज फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस, she was fond of eating so many things, several items at you know at one time. Now she has grown old, she has reached to a stage wherein she eats less, even wherein she gives a lesser preference to clothes, even she has now grown weaker physically. तो यहाँ पे वैसी ही बात जैसे शेक्सपियर एज यू लाइक इट में दिखाते हैं, उसमें वो उस पोएम में वो दिखाते हैं कि एक जो इंसान होता है उसको डिफरेंट फेजेस से गुजरना पड़ता है। वो भी एक बहुत अच्छी पोएम है एज यू लाइक इट। एक्चुअली वो एक ड्रामा है शेक्सपियर का एज यू लाइक इट। उसमें वो दिखाते हैं कि जो एक इंसान होता है, पहले वो छोटा बच्चा होता है, फिर लेटर ऑन फिर वो एक जो उसकी अल्टीमेट स्टेज जो होता है, जो आखिरी उसकी वक्त जो होता है, वो फिर बुढ़ापा होता है। तो वैसे ही ए के रामानुजन इस पोएम में हमें जो इसकी आप मदर्स अमंग अदर थिंग्स, इसमें वो दिखाते हैं कि इसकी जो मम्मी होती है, इसकी जो माँ होती है, कैसे वो एक स्टेज से एक ट्रांजिशन करती हैं, यानी कि एक जो छोटी औरत होती है वो एक बच्ची होती है, फिर वुमनहुड की तरफ चली जाती है, फिर ओल्ड एज की तरफ चली जाती है। इन दैट केस इट्स अ वंडरफुल पोएम एज वेल। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आज का जो ये लेक्चर है ये यहीं पर हम इख्तिताम करेंगे। जो भी बाकी रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।